हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल चैप्टर 5 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके बहुत सारे एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाके वो सारे एक्सरसाइज के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे NCERT भी पूरी तरह से सॉल्व की जा चुकी है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है फ्रैक्शन का। तो क्वेश्चन के साथ ही जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम सीख लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में जो है यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और कहता है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता बताइए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो कुछ चीज़ों को जानिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जब हम दिए गए फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाता है। जैसे में कि रूल क्या है कि जिस नंबर से आप किसी नंबर को, जैसे मानिए आपके पास यही फ्रैक्शन है 2/3। रूल कहता है यदि आप किसी नंबर को नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इसकी वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता रहेगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की खास बात क्या होती है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अलग नहीं होते, ये सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/6 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तब ये इतना ही आएगा। इसीलिए आपका मन जैसे करे आप इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी नंबर से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा। तो इसी तरह से इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 2/3। तो फर्स्ट केस में इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसे जो है हम 1 से मल्टीप्लाई है ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो ये है इसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा हो गया? 4/6 हो गया। अब आप चाहें तो इसे 3 से 4 से 5 से, ऐसा नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे कोई नियम है कि आप इसे अगले बार 3 से ही मल्टीप्लाई करें। आपका मन है तो आप 4 से भी कर सकते हैं, आपका मन है तो इसे 20 से भी कर सकते हैं, जिस नंबर से चाहिए कर सकते हैं, बस ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। तो अगला नंबर ऐसा करते हैं 4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 4/4 तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तब भी ये 2/3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। 5 कहता है तो यहाँ पे देखिए 2/3 और ये 5/5, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अगला यहाँ पे ढूंढिए, तो इस बार हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस आपको जो है ऊपर नीचे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24। फिर अगला नंबर 2/3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10/10 हो जाएगा। तो 10 2 जा 20 और ये कितना हो जाएगा? 10 3 जा 30। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन हो गए? एक तो हो गया 4/6। इक्वल टू का साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि सारे बराबर ही हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये अंत में 2/3 ही आएगा। फिर अगला कौन हो जाएगा? 8/12। अगला कौन हो जाएगा? 10/15। अगला कौन हो जाएगा? 16/24। अगला कौन हो जाएगा? 20/30। तो ये जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दीजिए। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सब एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और फिर आपको जो है आंसर आते जाएगा। बस 1 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि 1 से कीजिएगा तो यही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। तो 4/5 मल्टीप्लाई 3/3, तो 4 3 जा 12,
5 3 जा 15। फिर 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/5, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब बुक्स में कैसे बना रहता है कि 2 से शुरू किया जाता है, 3 से, 4 से, 5 से। आप वैसा नहीं कर सकते, वहाँ इसलिए किया जाता है ताकि आपको आसानी हो। आपको जितना कम नंबर रहेगा मल्टीप्लाई करने में उतनी आसानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसे जो है बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। आपका जो मन है वो नंबर लीजिए, बस ऊपर नीचे होना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही है। फिर 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 7 से कर देते हैं। 7/7 तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यही हुआ। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन पे। तो ये होगा 4/5 और ये हो जाएगा 8/8, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। फिर एक और फ्रैक्शन, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9/9, तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो चलिए अब यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मेंशन कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 12/15। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 20/25, यानी ये जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर मिल रहा है वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर ये हो जाएगा 28/35 और फिर ये हो जाएगा 32/40 और नेक्स्ट हो जाएगा ये 36/45। तो यही जो है इसके सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर, जो कि है 5/8। बिल्कुल एक ही तरीके से सबको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5/8 को ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2, तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। फिर अगला नंबर खोजते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/3, तो ये 15, 8 3 जा 24। फिर ये 5/8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/4, तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। फिर ये हो जाएगा 5/8 से 5/5, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25/8 5 जा 40। 4 ही नंबर हुआ, एक नंबर और खोजते हैं, 5/8 गुना 7/7, तो 7 5 जा 35, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे मिल गए हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 10/60, 16, 15, 24 इक्वल टू 20/32 इक्वल टू 25/40 और ये कितना हो जाएगा 35/56। तो यहाँ पे यही सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके पास 5/8 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। बाकी के क्वेश्चन को भी हम, या फिर ऐसा करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, वो भी इसे इरेज करके। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि है 7/10। तो वही करना है, तो 7/10 मल्टीप्लाई 2/2, तो 7 2 जा 14, 10 2 जा 20। दूसरा नंबर 7/10 मल्टीप्लाई 3/3, तो 7 3 जा 21, 10 3 जा 30। फिर 7/10 मल्टीप्लाई 4/4, तो 7 4 जा 28, 10 4 जा 40। फिर 7/10 मल्टीप्लाई 5/5, तो 7 5 जा 35 और 10 5 जा 50। और लास्ट में एक नंबर लेते हैं 7/10 मल्टीप्लाई 7/7,
तो 7 7 जा 49 और 10 7 जा 70। तो यही है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा 14/20, फिर हो जाएगा 21/30, फिर 28/40, फिर 35/50 और नेक्स्ट हो जाएगा 49/70। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है पूरा होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर है 3/7। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 3/7 मल्टीप्लाई 2/2 तो 6/14। 3/7 मल्टीप्लाई 3/3 तो 9/21। 3/7 मल्टीप्लाई 4/4 12/28। 3/7 मल्टीप्लाई 5/5 तो ये हुआ 15/35। और नेक्स्ट है 3/7 मल्टीप्लाई 6/6 तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखते हैं। ये हो जाएगा 6/14, ये 9/21, फिर ये 12/28, फिर ये 15/35 और ये हो जाएगा 18/42। तो यही है इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बाकी के 3 क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, वो भी इस वाले हिस्से को इरेज करके, फर्स्ट नंबर को इरेज करके, और करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 6 नंबर है 6/11। वही स्टाइल में से सॉल्व करेंगे। 6/11 मल्टीप्लाई 2/2 तो 6 2 जा 12/11 2 जा 22। 6/11 मल्टीप्लाई 3/3 तो 6 3 जा 18/11 3 जा 33। 6/11 मल्टीप्लाई 4/4 6 4 जा 24/11 4 जा 44। 6/11 मल्टीप्लाई 5/5 तो 6 5 जा 30/11 5 जा 55। 6/11 मल्टीप्लाई 6/6 तो 6 6 जा 36, 11 6 जा 66। यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये हो जाएगा 12/22, 18/33 इक्वल टू 24/44 इक्वल टू 30/35 और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 36/66। तो यही जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब बचा 2 और क्वेश्चन, तो अब उसको सॉल्व करते हैं इसे इरेज करके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है 7/9। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 7/9 मल्टीप्लाई 2/2 तो 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। 7/9 मल्टीप्लाई 3/3 तो 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। 7/9 मल्टीप्लाई 4/4 तो 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। 2 और फ्रैक्शन ढूंढते हैं। तो 7/9 मल्टीप्लाई 5/5
7 5 जा 35 बाय 9 5 जा 45। उसी तरह से 7/9 मल्टीप्लाई 6 बाय 6, तो 7 6 जा 42, 9 6 जा 54। सबको ऊपर लिखते हैं। 14 बाय 28 18, फिर 21 बाय 27, फिर 28 बाय 36, फिर 35 बाय 45 इक्वल टू 42 बाय 54। तो यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5/12 है, तो ये हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई 2/2 10, और ये 12 2 जा 24। 5/12 मल्टीप्लाई 3/3, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36। 5/12 मल्टीप्लाई 4/4, 20/48। 5/12 मल्टीप्लाई 5/5, तो ये हुआ 25/60। 1 2 3 4, एक और नंबर खोजेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 10, और ये भी हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50/120। तो 5 नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। सबका इक्विवेलेंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 5/12 इक्वल टू 10/24 इक्वल टू 15/36 इक्वल टू 20/48 इक्वल टू 25/60 और इक्वल टू 50/120। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो बस आपको इतना जानना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो बिल्कुल जो है पहले वाले जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं और हम जानते हैं कि पेयर में हमेशा 2 मौजूद होता है। बताना ये है कि इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हम पिछले क्वेश्चन में ही सीख चुके हैं कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है तो वो सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हम कैसे जानेंगे? हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो सिंपल समझिए, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर दिया गया है अब वो किसी और टेबल में नहीं आएगा, तो यह अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। दूसरा तरीका यह है कि अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है तो उसका HCF 1 होना चाहिए बस। तो यहाँ पे 5 और 6 की बात करें तो 5 और 6 तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। देखिए HCF तो 1 है ही। अब बताइए 5 और 6 क्या किसी एक के टेबल में आएगा? तो सीधा समझिए देख के कि किसी टेबल में नहीं आएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। लेकिन 20 और 24 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे काटिए किसके टेबल से? तो 2 के टेबल से। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखिए कटने के बाद तो ये 5/6 ही आ गया। तो जो ये तो इक्वल हो गया। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3/8। तो 3/8 किसी टेबल में नहीं आएगा, मतलब ये अब नहीं कट सकता।
दूसरे पे आते हैं, ये है 15/40। देखिए इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि दिया गया नंबर जो है किसके एक के टेबल में आ रहा है। तो 15 और 40 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। देखिए 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, एक के टेबल में आ रहा है दोनों, तो इसकी वैल्यू भी तो अंत में जाके 3/8 ही आ गई। तो मतलब ये बराबर, मतलब ये भी क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही यहाँ पे है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है 4/7, तो ये भी किसी टेबल में नहीं आएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 16 और 21 को सॉल्व कीजिए, किसके टेबल में आएगा ये 16 और 21। देखिए 16 आएगा 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 21 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। मतलब ये किसी के टेबल में भी नहीं आएगा, ये इतना ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक उसी तरह से 2/9 और 14/63 को देखिए, तो किसके टेबल में आएगा, ये आ जाएगा। देखिए 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो ये 7 के टेबल से कट गया, तो ये भी 2/9 है और ये भी 2/9 के बराबर है। मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर को जो है रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो 3 नंबर यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसी तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक है 2/3 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, और ये 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और ये कितना हो गया 3/2। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। बराबर तो तब होते जब ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होता, नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 एंड 9/24। देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये सॉल्व करने पर होता है 3/8, तो ये भी तो नॉट इक्वल टू है, मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं है। दूसरे नंबर में केवल इतना ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 13 एंड न्यूमरेटर 24। यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात की जा रही है, और साथ ही साथ वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालना है किसका, तो 3/5 का, जिसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए और न्यूमरेटर 24 होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जिसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, बस ठीक है। तो ऐसा निकालने के लिए यहाँ पे कोई नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके डिनोमिनेटर 30 हमारा हो जाएगा। तो सिंपल दिमाग लगाइए, टेबल सबको आता है, 5 6 या 30 होगा, यानी 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यही 18/30 हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कीजिए, इस वाले 30 को इस 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 आंसर आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बस दिमाग वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालिए, लेकिन इस बार न्यूमरेटर उसका 24 होना चाहिए। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, तो देखिए 24 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 8 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जा 24, तो नीचे भी 8, तो 8 5 जा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/40। बस इतना ही हमको करना है। एकदम पूरा जो है एकदम लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिए। टेबल सबको मालूम है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बताना कोई भी बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बस ऐसा ही क्वेश्चन आपको 8 नंबर तक मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54 न्यूमरेटर 35।
तो देखिए क्वेश्चन है 5/9 और डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 54। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हर हालत में हमको, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है जानने में कि आखिर हम मल्टीप्लाई क्यों करें, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मल्टीप्लाई करके ही मिलता है किसी पर्टिकुलर नंबर से, वो भी ऊपर और नीचे। तो 9 6 जा 54, तो नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, तो आंसर हो जाएगा 30/54। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 5/9, लेकिन इस बार न्यूमरेटर 35 होना चाहिए। तो ये 35 होगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 होगा 7 से, तो इस बार ये 35/63 हो जाएगा। बस हमको न्यूमरेटर के बारे में बोला जा रहा है, और जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग डिनोमिनेटर 77। तो देखिए फर्स्ट नंबर 6/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जिसका डिनोमिनेटर 77 है। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 77 मिल जाएगा। तो ये 7 से, और 7 6 जा 42, 42/77। बस इतना याद रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता ही है मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से, वो भी ऊपर और नीचे सेम नंबर से। दूसरा कहता है कि न्यूमरेटर इस बार जो है 60 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को अगर 60 यहाँ पे बनाना है तो इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 10 6 जा 16, 11 10 जा 110, तो 60/110 आंसर हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत है तो आप 60 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 आंसर आएगा। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30। समझिए इसे, यहाँ पे डिवीज़न का काम आएगा। 24/30 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस बार निकालिए, लेकिन इस बार उसका जो है न्यूमरेटर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। तो इस बार इसका जो न्यूमरेटर है यहाँ पे 4 यहाँ पे होना चाहिए। इस बार हमें ये चीज़ें बोली जा रही है। तो देखिए 24/30 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो देखिए, और नीचे में क्या होना चाहिए, तो इसके लिए साफ है कि आप ऐसा कीजिए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि न्यूमरेटर 4 हो जाएगा। 2 के टेबल से काटिए दोनों को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 15, और ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया हमें 4/5। वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर यहाँ पे 4 आ गया। फिर से समझिए, कहता है 24/30 का निकालिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 4 होना चाहिए। तो क्या होगा, ये 24 है, ठीक, ये 24 है, हमें 4 तक जाना है तो हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 4/5 आंसर आ गया। फ्रैक्शन हो गया 4/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर है यहाँ पे 4। क्वेश्चन सॉल्व। 7 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 जिसका कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो देखिए 36 से 9 पर जाना है तो क्या करेंगे, काटेंगे दोनों को एक दूसरे से, दोनों 2 के टेबल में आएगा। ये 18 बार में आएगा, ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखिए न्यूमरेटर 9 ही आना था, आगे नहीं जाएंगे, आ गया न्यूमरेटर 9। तो कितना होगा डिनोमिनेटर 12। तो यही जो है इसका आंसर है। यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो और कटेगा, जाएंगे लेकिन नहीं, क्योंकि हमें न्यूमरेटर 9 पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इस बार डिनोमिनेटर जो है 4 आना चाहिए। तो 36/48 को फिर से काटने का काम करते हैं। ये 18, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखिए रुक जाएंगे, आगे तो ये जाएगा नहीं,
अब देखिए ये 3/4 यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन पूरा होता है सॉल्व। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 विथ न्यूमरेटर 4, यानी 56/70 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए और इस बार न्यूमरेटर 4 होना चाहिए। यानी अब जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब न्यूमरेटर 4 होगा, बस उसी समय आपको रुक जाना है। 2 के टेबल में दोनों आएगा तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 4/5 ही इसका आंसर है। देख लीजिए 4/5 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर है 4। जस्ट लाइक दूसरे क्वेश्चन में भी वैसा ही है। इस बार डिनोमिनेटर जो है 10 आना चाहिए। डिनोमिनेटर 10 कैसे आएगा, ये देखिए, ये 56 है, ये 70 है, दिमाग लगाइए। डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए तो 7 के टेबल में दोनों आता है। ये होगा 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 7 10 जा 70। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर 10 आया कि नहीं, तो 8/10 जो है इसका आंसर हो गया। ये बस आपको दिमाग लगा के बनाना है। डिनोमिनेटर 10 कहता है तो 70 किसके टेबल में 10 बार में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, मतलब ऊपर नीचे 7 से कटेगा तो 8/10 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म की चर्चा यहाँ पे आ गई, जिसको कि हमने शुरू में ही समझा था। फिर से इस चीज़ को समझते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे जो नंबर है अब वो किसी और के टेबल में नहीं आने चाहिए, बस सीधा बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ये दूसरा तरीका है, आपको जो आसान लगे वो कीजिए। दोनों नंबर का जो HCF है वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 और 15 है तो HCF निकालना भी बहुत आसान ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आसान रास्ते पे जाते हैं। जैसे 9/15 है, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये किसके टेबल में दोनों आ जाएगा, तो 3 के टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हुआ कि नहीं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 3/5 किसी टेबल में आएगा नहीं, तो मतलब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा तरीका है कि दोनों का जो है HCF निकाल लीजिए, जो HCF आया उससे दोनों को डिवाइड कीजिए, वो सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा। तो 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। तो पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आइए दूसरे पे। 48 और 60 दोनों 2 के टेबल में आएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, फिर ये 2 के टेबल में दोनों आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 15, और ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4/5। अब तो ये किसी टेबल में आएगा नहीं, तो यही क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब तीसरा क्वेश्चन है 84/98, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, दोनों 2 के टेबल में आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो ये 6/7 जो है इसका आंसर है। यही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। बस आपको जो है टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए 0 0 सबसे पहले कट जाएगा, और ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यही जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक उसी प्रकार से यह है 72/90, 2 के टेबल में दोनों आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और ये 45। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो क्या अब ये किसी टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो यही इसका आंसर है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें ठीक इसका रिवर्स पूछा जा रहा है, यानी इसका उल्टा पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अब आप बताइए, शो कीजिए कि ये सारे जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। तो देखिए देख कर ही बता सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कैसे, देखिए आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 8/11, क्या ये किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो
किसी के टेबल में आएगा ये नहीं, तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन लिखेंगे कैसे? दूसरा तरीका है कि इसका HCF 1 होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 8 का फैक्टर निकालिए, तभी तो HCF निकलेगा। HCF निकालना अगर आपको नहीं आता है तो देखिए, दोनों का फैक्टर निकालिए। फैक्टर मतलब जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो सबसे पहले 1 डिवाइड करेगा, फिर 2 डिवाइड करेगा, फिर कौन डिवाइड करेगा? 4 डिवाइड करेगा, फिर 8 डिवाइड करेगा। अब दूसरी तरफ 11 के फैक्टर निकालिए, फैक्टर ऑफ 11। तो 11 तो प्राइम नंबर है, इसे 1 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा। HCF क्या होता है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा फैक्टर जो कॉमन भी होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन है कॉमन? एक ही तो कॉमन है। तो यहाँ पे खाली अगर कॉमन फैक्टर की ही बात करें जो कि दोनों को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, तो वो सिर्फ क्या है? 1 है, और हाईएस्ट भी यही है, मतलब इसका HCF क्या है? 1 है, मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आप इसे लिख देंगे कि यहाँ पे इन दोनों का HCF तो 1 आ गया, दैट मीन्स कि 8/11 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सबको आपको जो है इसी तरीके से लिखना है। तो आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? वो तो आसानी से लिख देंगे। बड़ी बात यह है कि आपको जो है इसका फैक्टर मालूम होना चाहिए, यानी दिए गए नंबर को कौन एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बस फैक्टर आना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर दोनों प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, बस हमको प्रूफ करना है। तो फैक्टर ऑफ 9 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 9 डिवाइड करेगा। फिर यहाँ पे दूसरा है 14। देखिए 14 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 14 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड कर नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं और सीधा 14। देखिए दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन मतलब हमेशा याद रखिए जो दोनों में आता है, तो कॉमन तो यहाँ पे 1 है और तो कोई फैक्टर है नहीं, तो कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 1। तो मतलब इसका HCF भी कितना है? HCF भी हो गया 1। तो इसका मतलब कि जब इसका HCF 1 हो गया तो 9/40 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, इज इन, एक सेकेंड, इज इन इट्स, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। फैक्टर लिखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले 8 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 8। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, फिर 8 डिवाइड करेगा। अब तो कोई डिवाइड करेगा नहीं। दूसरा फैक्टर ऑफ 15। 15 को कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, फिर 15 डिवाइड करेगा। इन दोनों में कॉमन खोजिए कौन है? एक ही तो है जो कि दोनों में आ रहा है, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे तो देखिए कॉमन फैक्टर ही एक है, तो हाईएस्ट भी यही है, तो कॉमन फैक्टर 1, तो इसका HCF भी 1। तो मतलब कि 8/15 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, इज इन इट्स सिंपलेस्ट, इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 2 क्वेश्चन इसमें और है। यहाँ पे देखिए तीन नंबर क्वेश्चन है 25/36। तो दोनों के फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 25, तो ये हुआ 1, फिर हो जाएगा 5,
और फिर किसके टेबल में आएगा ये 5 5 जो 25 और 50, फिर ये सीधे 25 के टेबल में ही आएगा। 25 भी तो इसे एग्जैक्टली 25 भी तो 25 को डिवाइड करेगा एक बार में। फिर फैक्टर ऑफ 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर 5 नहीं 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, और 10 11 12 होगा, फिर 13 14 15 16 18 होगा, और फिर कौन होगा 18 होगा, और फिर सीधा 36 होगा। तो यही इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए क्या कहीं कॉमन किसी में आ रहा है एक के अलावा, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। दैट मीन्स कि इसका HCF भी हो जाएगा 1। तो जब HCF दोनों का 1 आ ही गया है तो मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। तो 25/36 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, तो 5 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 21/10। तो फैक्टर निकालिए 21 को, 21 का मतलब 21 को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7, और लास्ट में एक 21 भी होगा जो 21 को एक ही बार में डिवाइड कर देगा। उसी तरह से 10 का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऑफ 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 5 10। तो देखिए क्या कहीं कॉमन है, कुछ दोनों में एक कॉमन है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हो गया दैट मीन्स इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1, मतलब इसका HCF हो गया 1। तो दोनों का HCF जब 1 है तो मतलब कि 21/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, इज इन इट्स सिंपलेस्ट PLESTFORM, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि बनाना है नहीं, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस एक ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फिर यह पूरा एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं अगले पेज पे। यह कहता है रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमको करेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट नंबर आखिर कैसे भरेंगे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बनाने का बहुत ज़्यादा तरीका होता है, आप इसे बहुत ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सारे तरीके आ जाए तब तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, खाली दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। 2 और 8 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये यहाँ पे 8 आया है, जाहिर तौर पे 4 से मल्टीप्लिकेशन हुई है इसकी, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7 को 4 से, चलिए समझिए 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो यहाँ पे 8 आया है। ये लॉजिक है, ये आपको दिमाग लगाना है, ये कोई बताएगा नहीं, ये आपको देख के समझना है। 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 से हुई तभी तो 8 आया। ठीक उसी प्रकार से जब ऊपर 4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है दैट मीन्स नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 7 की भी 4 से मल्टीप्लिकेशन हुई है तब तो ये कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। चलिए यही है इसका आंसर, लेकिन ये तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे, ये तो आप देख के भी बता सकते हैं, हमको पता नहीं है कि यहाँ पे है क्या, तो चलिए इसे x मान लेते हैं। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा तो सुनिए,
एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जैसे आपके पास a बाई बी कोई नंबर दिया हुआ है, इक्वल टू में कोई नंबर है c बाई डी, तो रूल कहता है आप a की मल्टीप्लिकेशन d के साथ कर सकते हैं, इक्वल टू c की मल्टीप्लिकेशन b के साथ कर सकते हैं। ये आपके पास रूल है, बस यही रूल यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ करा दीजिए तो x मल्टीप्लाई 2, और 8 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करा दीजिए। तो इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम। अब देखिए, तो हमको निकालना क्या है? हमको तो x निकालना है, तो ध्यान दीजिए, अब ये बन गया इक्वेशन। अब इस 2 को हमें इस साइड लाना है, तो नियम है कि जो x के साथ इस साइड में अगर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाई 7, और ये मल्टीप्लाई में है, जैसे साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 4 जा 28। देखिए दोनों तरीके से आंसर आ गया कि नहीं? दोनों तरीके से आंसर आ गया। एक केस था, इसको हमने सॉल्व किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, दूसरे हमने इसे सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। आपका जो मन करे, जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है 35। तो आखिर 5 के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि ये 35 में कन्वर्ट हो गया? दैट मीन्स कि 5 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ हुई है। या फिर अगर आपको नहीं समझ आता तो आप 35 को 5 से डिवाइड कीजिए। समझिए, 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 7 हो गया, मतलब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये भी एक तरीका है। तो सीधा समझिए कि ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हुआ 21, ये हुआ 35, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21। ये तो हुआ एक तरीका। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे। देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे है कि चलिए इसे मान लेते हैं x और लगाते हैं नियम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये तिरछा मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे और ऐसे। तो देखिए x को कीजिए 5 से मल्टीप्लाई और 3 को कीजिए 35 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लिकेशन होता है। आप ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन और ऐसे मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो x की वैल्यू निकालिए, ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेजना है तो डिवाइड में जाएगा। आप सोच रहे होंगे इधर उसे भेजना क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तभी निकलेगी जब इन तीनों का काम होगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 5, तो ये होगा 5 7 जा 35 और 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 21। देखिए दोनों मेथड से आंसर आया कि नहीं? यहाँ भी 21, वहाँ भी 21। एक कैसे पता चल गया? एक तो पता चल गया खाली देख के, और दूसरा निकला है मेथड से। अब इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को, 5 और 20 है, मतलब 5 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो गई? तो ये 20 हो गया, 4 के साथ हो गई, और जिस नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई। तो ये भी हो गया 8 मल्टीप्लाई 4, तो 8 4 जा कितना हो गया? 32। तो 32 इसका आंसर है। तो ये हुआ एक तरीका। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे। देखिए दूसरा तरीका क्या है। इसको मानिए x, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 20 बाय 5, तो ये हुआ 5 4 जा 20, और x बराबर कितना हो गया? 8 4 जा 32। बस दोनों केस में सेम ही आंसर तो आया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व, वो भी दो तरीके से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये है 9 और ये है 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चलिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाते हैं, या फिर ऐसा कीजिए, इसे सीधा जो है, देखिए 9 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुई है,
तभी तो 45 हुआ है। मतलब साफ है किसके टेबल में 5 बार में आ जाएगा 60, तो 12 के टेबल में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से समझिए 9 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुई तभी तो ये 45 हुआ है। तो किसकी मल्टीप्लिकेशन फिर 5 के साथ करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 के साथ तभी तो ये 60 हो जाएगा। मतलब 12 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ एक तरीके से। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। ये तो सारा का सारा लॉजिक ही था। तो देखिए यहाँ पे x गुना 45 और ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 60। तो चलिए x की वैल्यू पता कीजिए। 45 जाएगा नीचे, ये 9 मल्टीप्लाई 60 और साइड चेंज होगा तो ये 45। 9 5 जा 45 और 5 12 जा 60। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 12 आई कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, वो भी दोनों तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व क्या करते हैं। अगर आपको दो तरीके आएंगे तो अगर मान लीजिए एक तरीके में आपको दिक्कत हो रही है तो दूसरा वाला आप आसानी से बनाएंगे। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। यहाँ पे देखिए 7 8 जा 56, जैसे समझिए 7 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ हुई तो ये कितना हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका किसे x मानिए तो x मल्टीप्लाई 56 कीजिए और ये 7 मल्टीप्लाई 40 कीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 56। तो 7 8 जा 56 और 8 5 जा 40। तो x की वैल्यू तो तब भी आ गई 5। तो आंसर सॉल्व हुआ कि नहीं, वो भी दोनों केसेस में। तो देखिए दो तरीके से यहाँ पे सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब इस एक्सरसाइज में बस लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 6 नंबर। ये देखिए 6 नंबर है 42 54। समझिए 7 की मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ तो हुई होगी तब ये 42 आया है। तो अब यहाँ पे आ रहा है 54, तो किसके टेबल में 6 बार में 54 आ जाता है तो 9 के टेबल में आता है। यहाँ पे देखिए 9 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं। यहाँ x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 42 और ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 54 बाय 42। तो 7 6 जा 42, 6 9 जा 54। तो x बराबर कितना हुआ 9 हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी सब्जेक्ट्स के अपने वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी के सभी मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं और आर.एस. अग्रवाल के मैथमेटिक्स के भी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।